हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सोशल साइंस का एक और वीडियो। ठीक है ना। आज का हमारी क्लास होगी 10th क्लास वालों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक में आ चुकी है और आपके लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेजिए जो भी मतलब 10th का आपके साथ है 10th क्लास में, क्योंकि आज हम मॉडल पेपर करेंगे सोशल साइंस का। धीरे धीरे हम है ना सभी विषय के मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है ना, सभी मिलकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर देखो, ये आएगी खंड अ में आएगी हमारे 15 क्वेश्चन। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन आएंगे खंड अ में एक नंबर के। तो 15 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर खंड अ में एक क्वेश्चन नंबर एक होगा हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है जो कब हुई थी, तो बताइए जल्दी प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने पढ़ा हो तो। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत देखो, इसका राइट आंसर है 1914 में। ठीक है ना, और राइट आंसर हमारा 1914 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अगला प्रश्न आपके सामने की बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो पहले विद्यार्थी वो कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है आपके कि भाप के इंजन का संबंधित है, यानी ये क्वेश्चन पूछता है भाप के इंजन से संबंधित है। संबंधित मतलब भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो चार ऑप्शन है, जेम्स वाट ने, जेम्स हर्ब गिब्स ने, माइकल वुल्फ ने, अरस्तू ने। तो बताइए भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हमारा वो किया था जेम्स वाट ने। ठीक है, भाप के इंजन से संबंधित है जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। बताइए, यानी 1780 में एक पत्रिका लॉन्च की थी। ठीक है ना, जिसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, तो कौन सी पत्रिका थी, मतलब डेली आती थी या सप्ताह में एक बार आती थी या महीने में एक बार आती थी या वर्ष में एक बार आती थी। तो वो पत्रिका कैसी थी। तो पहले विद्यार्थी बंगाल गजट का आ जाए आपके सामने, तो आपको चाहिए एक याद रखनी है कि वो है ना, तो वो आती थी मासिक पत्रिका। ठीक है ना, यानी महीने में एक बार आती थी। ठीक है ना, वो मासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए, यानी भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 43% या 27%, 30% या 9%। जल्दी बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर हुआ कितना प्रतिशत है, वो 27%। ठीक है, 27% आता है जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आपको चीज याद रखनी है कि भारत का क्षेत्रफल है ना 27% भाग है जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। तो सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो आपको चीज याद रखनी है सरिस्का वो राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में स्थित है सरिस्का बाघ रिजर्व। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का चीनी के उत्पादन विश्व में कितना स्थान है। बताइए, यानी चीनी चीनी मैंने बोले तो शक्कर। ठीक है ना, तो चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो चीनी उत्पादन में भारत है ना विश्व में, तो कौन से स्थान पर है। तो पहले विद्यार्थियों वो है हमारा दूसरे स्थान पर। ठीक है ना, दूसरे स्थान पर है चीनी उत्पादन में भारत। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने की निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। बताइए जल परिवहन का प्रकार कौन सा है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों देखो, जल परिवहन का प्रकार कौन सा है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन या समुद्री परिवहन। तो जल परिवहन यानी जल के ऊपर चलाना वाहन वगैरह परिवहन यानी ठीक है ना, तो वो आप सिंपल है समुद्री परिवहन। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया से माल है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराया जाता है वो जहाज़ों के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है ना, बड़े बड़े शिपों के माध्यम से, तो वो समुद्र रास्ते से होकर जाता है। तो हमारा कौन सा जल परिवहन का सबसे उच्च प्रकार कौन सा है, समुद्री परिवहन। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने कि सिंहली किस देश की भाषा है। सिंहली है जो कौन से देश की भाषा है। बताइए जल्दी। जैसे हमारे देश की भाषा मातृभाषा हिंदी है, तो वैसे ही सिंहली कौन किस देश की मातृभाषा है। तो पहले सिंहली नाम आ जाए तो सिंहली से ऐसे आया तो श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका की मातृभाषा का नाम है या राजभाषा का नाम है सिंहली। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि
संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है बताइए। संविधान की 8वीं सूची में अनुसूचित दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो 22 है, ठीक है ना। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो आपको सिंपल याद रखना है कौन सी, आपको याद रखना है 22वीं भाषा, ठीक है, 22वीं भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है बताइए। यानी 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है, लास्ट बार, यानी वापस 10 साल बाद जनगणना 10 साल बाद होती है, ठीक है ना। तो 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, तो उसमें भारत का लिंगानुपात कितना था बताइए। तो देखो भारत का उस टाइम लिंगानुपात कितना था, तो पहले विद्यार्थी हुआ था 943, ठीक है ना। यानी 1000 में से 943 लिंगानुपात, ठीक है ना। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, आपको इस बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है बताइए। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है, यानी बीएसपी, ठीक है ना। ये पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस ऐसी पार्टी होती है ना, तो ये बीएसपी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है बताइए जल्दी। तो देखो इसका राइट आंसर, इसके संस्थापक कौन है, तो वो कांशीराम है, ठीक है ना, कांशीराम। कांशीराम है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, बोले तो बीएसपी के संस्थापक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि बताइए। यानी एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन सी क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्यारे विद्यार्थी वो कौन क्षेत्र की है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र की, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बताइए। ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है, बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार, इनमें से कौन नहीं। तो देखो ऋण का पूर्ण, तो ऋण में कौन शामिल नहीं, तो वो साहूकार शामिल नहीं है, ठीक है ना। यानी ऋण के औपचारिक स्रोतों में साहूकार है जो शामिल नहीं है, ठीक है। आज का हमारा अभिसदन फाइनल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारण करता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को कौन निर्धारित करता है, तो पहले तो वो करता है डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ निर्धारित करता है, ठीक है। तो देखो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके सामाजिक में, ठीक है ना, पहले अभिसद वाले, तो 15 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर है 15 नंबर, तो आपके 15 नंबर तो ये फिक्स हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, यानी देखो एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आएंगे 15 अभिसद, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आएंगे खाली स्थान, ठीक है ना। आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना, ठीक है। देखो कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल, बताइए पहली कपड़ा मिल कब कब लगी थी, बताइए जल्दी। तो देखो दूसरे अब खाली जगह स्थान आएगी ना, वो आएगी 7, हमारी खाली जगह स्थान आएगी 7 नंबर की, ठीक है ना। 15 नंबर ये हो गए, 7 नंबर ये हो गए, ठीक है ना। तो कितने हुए, 15 और 7 है, 15 7 22 हो गए, ठीक है, 15 7 22 हो गए। तो 22 नंबर का आपके अभिषद और खाली स्थान आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें खाली स्थान बना कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी, तो वो प्यारे विश्वविद्यालय लगी थी 1854 में, ठीक है, 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी। अगला प्रश्न है, अगला अगली खाली जगह है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है गुलामगिरी लेखक पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, ठीक है। अगली खाली जगह है कि कच्चा तेल है जो गैर कैसा है, नवीन करनी है अनवीन करनी है। तो देखो वो गैर नवीन करनी है, ठीक है, नवीन करनी है, यानी गैर वो नवीन करनी है, ठीक है, याद रहेगा ना। जैसे कि अब कच्चा तेल बोले तो जैसे वो समुद्र, मतलब समुद्र में जो अंदर जमीनों से तेल निकालते हैं, वो कच्चा तेल होता है, ठीक है ना। फिर बाद में उसको फैक्ट्री में रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है, फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होकर पेट्रोल डीजल बनता है, ठीक है ना। तो वो कच्चा तेल क्या है, गैर नवीनकरणीय है या गैर नवीनकरणीय है, मेरा विद्यार्थी वो है ना, वो है हमारा नवीनकरणीय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो पहले कहलाती है वैश्वीकरण, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैश्वीकरण क्या किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से, बताइए। शिरोमणि अकाली दल का संबंध है जो किस राज्य से है, तो फिर विद्यार्थी वो कौन से राज्य से है, तो देखो इसका राइट आंसर है वो कौन से राज्य से है, तो वो हमारे पंजाब से, ठीक है ना, पंजाब से है। तो शिरोमणि अकाली दल का संबंध है वो पंजाब से है, ठीक है ना, पंजाब याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि संघीय
यानी खाली जगह शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो कौन सी प्रणाली में अंतिम शक्ति है जो जनता को निहित होती है? तो वो है संघीय, ठीक है ना। संघीय शासन प्रणाली में अंतिम है जो शक्ति है ना वो जनता को निहित होती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? बताइए। यानी आधुनिक भारत के मंदिर किससे कहा करते थे जवाहरलाल नेहरू? तो वो कहते थे बांधों को, ठीक है ना। बांधों को बोले तो डैम, डैम यानी बांध, ठीक है ना। बांध कौन से? वो पानी को रोकने के लिए नहीं था, वही बांध, उनको कहते थे आधुनिक भारत के मंदिर। इंग्लिश में उनको डैम कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, अति लघुरात की ओर देखते हैं। आपको देखो, आप सभी पढ़ना, ठीक है ना। अति लघुरात में देखते हैं। अति लघुरात में देखो क्वेश्चन की बेगार क्या है? बेगार क्या है? तो बेगार क्या है? तो आपको याद रखना, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, ठीक है ना। बेगार बोले तो मतलब जैसे बिना किसी पारिश्रमिक के काम करा, बोले तो आज जैसे मान लो किसी काम करो तो आपको कोई काम इनकम नहीं दे रहा है, ठीक है ना, पैसे नहीं दे रहा है, तो आपको बेगार हुई ना, बेगार, वही बेगार, ठीक है ना। यानी बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। अगला प्रश्न है आपकी, फ्लाई शटल क्या? फ्लाई शटल क्या है? तो फ्लाई शटल है एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग बुनाई के कार्य में किया जाता है, ठीक है ना। फ्लाई शटल क्या है? वो एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका बुनाई के कार्य में किया जाता है, ठीक है, बुनाई के कार्य में किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है जो किसने किया? तो फिर विद्यार्थी वो कहता है जेम्स हरग्रीव्ज ने, ठीक है ना। जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगला प्रश्न आपके सामने कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम कौन से है? सरकार के विभिन्न अंगों के नाम, तो वो आपको याद रखना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये है ना सभी सरकार के विभिन्न अंगों के नाम है, ठीक है, ठीक है ना। देखो, हो गए प्रश्न आपके। अगला प्रश्न देखो कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखो, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी देखो, ये जातीय समूह के पदानुक्रम जिसमें एक जाति के समय लोग स्थिति में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमांक रूप में नीचे रहेंगे, ठीक है ना। यानी जैसे मान कुल मिला ये कुछ जातिवाद, ठीक है ना। यानी कुछ ज्यादा लोग वो मतलब पायदान वाले, सामाजिक पायदान वाले, जैसे वो ऊंचे स्थान पर रहेंगे और अनुसूचित जाति वाले वो नीचे स्थान, ठीक है ना। उसे वर्ण वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? बताइए। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो वो करता है चुनाव आयोग, ठीक है ना। चुनाव आयोग है जो राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना आपको। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मस्त है, ठीक है ना, इसको आप देख लेना, ठीक है, कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना आपको। तो देखो, इसका परिभाषा है कि किसी देश के भीतर किसी अवश्य अवश्य किसी विशेष समय सीमा में उत्पादित किस अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना। यानी किसी देश के भीतर किसी विशेष समय सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। आप एक बार एक परिभाषा देख लो तो नोट कर सकते हो, आप करो तो, ठीक है ना। ये थोड़ी मस्त है, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती है? बताइए। यानी वे कंपनियां हैं जो उनका कारोबार एक से अधिक देशों में, जैसे टाटा महिंद्रा हो गई, तो ये इंडिया में नहीं बाकी अन्य देशों में भी इनका कारोबार है, ठीक है ना। तो वह क्या कहलाती कंपनियां है? तो वह कहलाती बहुराष्ट्रीय, बहु यानी ज्यादा, राष्ट्र यानी देश, ठीक है, ज्यादा देश कंपनियां, ठीक है ना। बोले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है ना, उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन जीवन रक्षण है जो किस अधिनियम में, जो कौन से वर्ष लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1972 में, ठीक है ना, ये 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि ध्वनि प्रदूषण, देखो, कि ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सच में बताइए। यानी ध्वनि प्रदूषण यानी ज्यादा शोर शराबा होगा, ठीक है,
तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो देखो ध्वनि प्रदूषण से मानसिक खिन्नता, उद्वेग और श्रवण क्षमता, शिक्षा आदि असर में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो देखो ध्वनि प्रदूषण से एक तो कानों में प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा है कि ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है ना, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। तो आप जो नए नए लड़के हैं ना, ये सारा दिन ईयरफोन लगा के घूमते हैं, तो इसके दो कारण मुख्य हो सकते हैं। एक तो आपको सुनाई कम देने लग जाएगा, दूसरा ज़्यादा ध्वनि हो ना, जब कानों में से गुदगुदी होने लगे तो समझ जाना मतलब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा है। फिर ठीक है ना, फिर आप कहेंगे ध्वनि प्रदूषण होने का नहीं रहोगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन है जो भारत क्यों आया था? तो देखो इसका राइट आंसर है कि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश शासकों का समूह था। ठीक है ना। ठीक है। जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। ठीक है। इस कमीशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार एवं एक व्यापक दिन घटना था, ताकि भारत में तत्कालीन शासन करने वाली सरकार से सिफारिश की जा सके। ये पूरे साइमन कमीशन का ठीक है, क्यों आया था, इसलिए आया था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? बताइए। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास पर क्या योगदान दिया? तो देखो वो क्या योगदान दिया, तो वो दिया था कि ब्रिटिश काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो भारतीय भावना से ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से लोगों के देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो याद आ गया कि वंदे मातरम की रचना, ये राष्ट्रीय तो वंदे मातरम मैंने ये राष्ट्र गीत है। ठीक है ना। तो इसकी रचना किसने की? तो वो की बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी वंदे मातरम की रचना। ठीक है। ये राष्ट्र गीत है। और राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। तो उसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी राष्ट्रगान की रचना, और राष्ट्रगीत की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न देखो, अगला टॉपिक था कि भारतीय समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के लूची वातावरण तैयार करना। केसरी मराठा जैसे समाचार पत्रों में सामने वाले ओतप्रोत होते रहे, इन लेखकों ने भारतीय के मन में राष्ट्र की जोता जगाई। ठीक है ना। यानी केसरी मराठा जैसे महान समाचार पत्रकार थे, उपन्यास वगैरह थे, ये लेखक थे। ठीक है ना। इन्होंने भारतीयों के मन में एक अलग ही भावना जगाई, प्रेरित किया। ठीक है ना। गलत के साथ लड़ने का, ठीक है ना, समाज को प्रेरित करने का, ना जातिवाद हटाने का। ठीक है ना। तो ये सभी इनके लेखन के उपन्यास की खास बातें हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी जो क्यों जरूरी है? कोई दो तर्क बताना है आपको। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? दो तरह कौन? पहला तर्क हमारा है कि टकराव को रोकने के लिए। ठीक है ना। पहला तर्क हमारा टकराव को रोकने के लिए, तो इसमें क्या करेगी? सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि ये सामूहिक समुदाय के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिस्सा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था की स्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है। हालांकि लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, यह इनके विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में नहीं देती है, इसका प्रयोग ये जनता निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करते हैं। इस प्रकार समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से सत्ता जुड़े होते हैं। ठीक है ना। तो ये है जो सत्ता की साझेदारी जगह जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं? बताइए। यानी किन्हीं दो प्रावधानों का आपको जिक्र करना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो दो प्रावधान कौन कौन से? पहला प्रावधान है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार भी किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है ना। तो देखो संविधान के अनुसार है ना, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना। भारत में सभी जाति बंधु, सभी मनुष्यों को रहना है ना अधिकार है। ठीक है ना। तो देखो आज जमाने में मनुष्यता यानी मानवता सबसे अधिक है। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे मानवता खत्म हो रही है। ठीक है ना। सब लोग मतलब अपने धर्म में लगे हुए, धर्म कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मनुष्य होते हैं तो वो धर्म कौन है। लेकिन आज धर्म के आधार पर काफी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कोई क्या राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई क्या राष्ट्र बनाना चाहता है। तो देखो भारत में ना सब एक लेवल के, ठीक है, सबको समान रखना चाहिए, सब भाई बंधु के रहना तरह रहना चाहिए। ठीक है ना। देश में अगर पूरा समान सही सही अगर सही रहने लग जाएंगे तो फिर है ना हमारा देश हो जाएगा मतलब विश्व गुरु कहने लगा। ऐसे धर्म के नाम पर कभी विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, देखो एक बार आपने याद रखना कि ज़्यादा पढ़ने वाले हैं ना, वो कभी ऐसे धर्म वर्ग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये धर्म है ना जो मतलब निठल बैठे रहते हैं घर पर अकेले, कुछ नहीं फोन चलाते रहते हैं, तो ये सब उनके लिए। ठीक है। अगला टॉपिक था, देखो अगला टॉपिक है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक कोई भी धर्म अपने जरूरत नहीं है। यानी कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, लेकिन उसका आप यानी विरोध नहीं कर सकते किसी दूसरे धर्म का। ठीक है ना। नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं और इसका प्रचार कर सकते हैं, अथवा नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। तो देखो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। धर्म देखो
धर्म एक है, मस्ट है, ये मैं नहीं मानता, लेकिन धर्म को ना एक लिमिट होनी चाहिए, ना कि उनको बाहर ऐसे फैलाना चाहिए ऐसे ये बगला, ठीक है ना। हाँ, धर्म को मानना अच्छी बात है, सब मानते धर्म को, लेकिन ऐसा नहीं धर्म के ऐसे करना कि धर्म में आप है ना, धर्म एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, सभी धर्म को एक साथ मानना चाहिए, समान मानना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम तो ऐसे आप अलग धर्म माने, अगले दूसरे धर्म को ऐसे गाले दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अपना अपना धर्म आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक दलों में सुधार के दो प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना है, ठीक है ना। राजनीतिक दलों में सुधार के दो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला बिंदु है कि दल बदल पर रोक, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेगा, विधायक और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ये कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी, ठीक है। देश में यह कानून होने के लिए दल बदल की घटना देखने मिलती है, ठीक है ना। यानी देखो, दल राजनीतिक दलों में सुधार के कारण क्या है, तो पहले दल बदल पर रोक, ठीक है ना। यानी कोई विधायक है जो मतलब गबागब करता है, ठीक है ना, यानी इधर का पैसा इधर खा जाता है, कोई भी मतलब कुछ भी करता है ना, ठीक है, जनता के विरुद्ध, तो जनता कानून में लिखा है जनता का पूरा हक है उस विधायक को सस्पेंड करने का, ठीक है ना। तो वो विधायक अपनी सीट गंवाए बैठेगा, ठीक है। तो ये जनता को चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है ना, फिर उनको 5 साल कोई चीज़ भुगतनी पड़ती है, ठीक है। तो एक बार संविधान पढ़ोगे ना आप, तो आपको पूरा मतलब पूरा आपके जो अधिकार है वो पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अगला बिंदु कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ प्रस्तुत करना, ठीक है ना। यानी चुनाव लड़ता है तो फिर जीत जाता है तो शपथ पत्र होता है, तो वो प्रस्तुत करना, ठीक है। कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में धर्म अपराधियों के प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी शपथ के साथ साथ खिलाफ चल रहे या नहीं चल रहे मामले एक शपथ पत्र सामने नहीं रहता, ठीक है ना। यानी कोई चुनाव लड़ रहा है तो देखो, मैं से पढ़ रहा हूँ ना, तो आपको वापस वो पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। यानी चुनाव में इसमें क्या करना है कि अगर वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, ठीक है, तो उसमें आप पूरा पता लग बताना होगा कि आपकी इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है पूरा, ठीक है ना। आपकी जायदाद तो नहीं, जायदाद हो दे तो फिर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी चीज़ है ना, ज़्यादा नहीं होगी, पूरा पूरा बायोडाटा लेके वो प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है ना, पत्र। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि कौन सी है? लोकतंत्र की दो आर्थिक उपलब्धियां। तो पहली उपलब्धि है कि जब समाज में सभी की आर्थिक क्षमता समान होगी तो नागरिक कुछ कोटि या निम्न कोटि का नहीं होगा, ठीक है ना। ये केवल आर्थिक संभाव से समानता से ही संभव है, वे हर रूप से सक्षम होंगे, लोकतंत्र इससे आर्थिक समानता और अग्रसर है। लोकतंत्र अगला दूसरा है कि लोकतंत्र आर्थिक समानता स्थापित कर समाज के विकास और अग्रसर में आर्थिक समानता से समाज का विकास हो सकता है, सम्मान का कल्याण करना सकता है, आर्थिक समानता पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। यानी समाज को ना एकजुट होकर काम कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई भी मुसीबत आए तो समाज को डट कर सामना करना चाहिए, ठीक है। तो उच्च कोटि का नहीं, निम्न कोटि का नहीं होता, ठीक है। यानी समाज है ना, मतलब ऐसे उच्च कोटि या निम्न कोटि का नहीं होता, सभी मनुष्य समान है, ठीक है। ये पूरा बता रहा है। अगला प्रश्न है कि धार्मिकता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिकता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, धार्मिकता से अभिप्राय है, यानी धार्मिकता का मतलब है कि सतत पहुंचने विकास जैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी मिल सके, ठीक है ना। यानी ऐसा विकास जो मतलब कोई विकास करे तो वो हमारे तक सीमित ना रहे, आने वाली पीढ़ी को भी वो विकास मिल सके, ठीक है ना, वैसे, ठीक है। तो ऐसे विकास जिसे हम आधारणीयता से धारणीयता कहते हैं, ठीक है। कि वैज्ञानिकों का मत है कि हम स्वचांदों जैसे उपयोग लगता है कि स्वचांद शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें स्वचांदों को धारणीय बनाना है तो अर्थात निरंतर जारी रखना और हमें प्रयोग तक बोलना, जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी और प्रभावशाली है, ठीक है नहीं। यानी ये जैसे कि उदाहरण मैं बता देता हूँ कि जैसे पानी है ना, तो पानी हमें कम मतलब देखो, समुद्र में पानी खाली 2% या 3% है, ठीक है ना। ओनली मीठा पानी है, ठीक, बाकी सब खारा पानी है, तो समुद्र का पानी टोटल, तो हमें पानी बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के काम में आ जाए, ठीक है ना। यानी देखो, कुल मिला के धारणीयता विकास का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो मतलब हमें ऐसी भी चीज़ें जो हमें बचानी चाहिए, यानी ऐसी चीज़ उपयोग करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के भी काम आए, हमारे भी काम आए और आने वाली पीढ़ी के काम आए, तो उस धारणीयता विकास कहता है, ठीक है। तो अब लाले क्वेश्चन है, पिछले सभी जो अब रह गए क्वेश्चन है ना, उनके सभी का वो पीडीएफ पेपर है, वो आपको है ना पूरा मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पर पूरा मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भेजिए जो भी मतलब आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी के मॉडल पेपर कराएंगे, फिर मोस्ट क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है ना। उसमें पूरी किताब के जो मोस्ट क्वेश्चन है छोटे से बड़े, वो कभी सभी करवाएंगे। वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ताकि जो भी हमारा वीडियो नहीं आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है।